हाय गाइस, दिस इज भवेश शर्मा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम वापस से लेके आ चुके हैं डीएस की इंटरनल का वन शॉट। बिल्कुल एक ही वीडियो में सारी डीएस कवर करा दूंगा। और इस वीडियो को देखने से पहले मेरे भाई सिर्फ एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि अपने आसपास के जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, तुम एक ऐसे रूम में बैठे हो जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, लोग आपस में बोलचाल रहे हैं, तो उस रूम से एक बार बाहर आके अलग रूम में बैठ जाओ, जहाँ पे तुम अपना कॉपी पेन ले लो और शांति हो थोड़ी, तुम और मैं डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकें। जो मैं समझाना चाहता हूँ वो तुम समझ सको। ठीक है, इतनी एक शांति होनी चाहिए। एक कॉपी पेन लेके बैठना, जो भी चीज तुम्हें समझ नहीं आ रही उस चीज को एक बार नोट डाउन करते रहना। जो चीज समझ आ जाए उसके तो पॉइंट लिखना ही लिखना, जो चीज समझ नहीं आ रही उसके भी पॉइंट नोट डाउन करते रहना कि यहाँ पे मेरे को ये चीज समझ नहीं आई। ठीक है। और देखो, थ्योरी का सब्जेक्ट था इको, तो वहां पे मैं पढ़ाने में बोर हो सकता हूँ और तुम पढ़ने में भी बोर हो सकते हो, इट्स कॉमन। बट उसके अंदर भी तुम्हें मजा आया और डीएस में मजा आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। इको में मैंने ये बोला नहीं था कि तुम्हें मजा आने वाला है, क्योंकि मेरे को पता था बोरिंग सब्जेक्ट है, थ्योरी है, कितना ही खींच लो, थ्योरी थ्योरी रहेगी। पर जब प्रोग्रामिंग की बात आती है ना भाई, अंदर से मतलब मेरा तो मन करता है हाँ भाई प्रोग्रामिंग है, कर लेंगे वो वाली बात। तो अब यहाँ स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी टाइम पास के, है ना। तो यहाँ पे आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पार्स एरे। स्पार्स एरे क्या होता है? ये एक ऐसा एरे जहाँ पे ना ज्यादातर जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो होंगे, ज्यादातर, सारे ही नहीं, ज्यादातर एलिमेंट नॉन जीरो होंगे। एरे क्या होता है? ये एरे होता है एक ऐसी चीज जो इन स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन की जाती है। एक एरे बना लेते हैं फटाफट से छोटा सा, जिसके अंदर 5 तो शुरू में ज़ीरो हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। उसके बाद कुछ न्यूमेरिक वैल्यू हैं जैसे 1, 2 और 3। उसके बाद वापस से वही 5 ज़ीरो हैं। वापस से 5 ज़ीरो मैंने यहाँ मान लो बना दी, ठीक है? लेट्स अज्यूम बना दी। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि भैया ये 5 ज़ीरो ये हो गई, 5 ज़ीरो ये हो गई, यानी कि 10 तो हमारे पास ज़ीरो हैं। तो इन ज़ीरो को क्या मैं कुछ ऐसी तरीके से यूज़ कर लूँ जिससे मेरी मेमोरी वेस्ट ना हो? मान लो ये एक मेरी मेमोरी है जिसके अंदर मैं 10 ज़ीरो भी स्टोर कराऊँ और फिर ये 3 नंबर भी स्टोर कराऊँ, तो मेरी मेमोरी इतनी फुल हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं नंबर स्टोर कराऊँ, अगर मैं क्या चाह रहा हूँ कि सिर्फ मैं यहाँ पे नंबर स्टोर कराऊँ, इन सबको मैं हटा के मैं सिर्फ ये नंबर स्टोर कराना चाहता हूँ, तो मेरे 75 से 80% मेमोरी अभी भी खाली है, यानी मैंने मेमोरी सेव कर ली, ये वाली ऊपर वाली भरी है बस अभी तक। समझ रहे हो? इस चीज को मैंने टैकल करने के लिए बनाया यहाँ पे स्पार्स एरे। यही है हमारा स्पार्स एरे। स्पार्स एरे को एक और नाम से भी जाना जाता है, स्पार्स मैट्रिक्स। कुछ भी आ जाए कंफ्यूज मत होना कि स्पार्स एरे अलग है स्पार्स मैट्रिक्स, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम चीज है। इस चीज को समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। वही वाला एक तो एरे बनाया हुआ है जिसके अंदर 5 जीरो शुरू में है, 1 2 3 बीच में चीजें हैं, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू है, और लास्ट में फिर से 5 जीरो है। अच्छा भैया इतना क्लियर है। आगे भैया, अगर तुमने सुना हो तो एक जो इंटीजर वैल्यू है ना, इंट वैल्यू, उसको स्टोर होने के लिए ना 4 बाइट की नीड होती है। कईयों ने यहाँ 2 बाइट सुनी होंगी, क्योंकि वो 32 बिट आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर पे नहीं जाते हम। ये सोचो, जो अब बता रहा हूँ ना वो रियल सिनेरियो होता है। आजकल किसी के पास भी 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ज़्यादातर जितने भी तुम जिस अगर ये पीसी पे देख रहे हो ना वीडियो, तो उसके अंदर गारंटी बता रहा हूँ मैं, 32 का तो ऑपरेटिंग बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलेगा। उसमें 64 का ही मिलेगा। तो यहाँ 4 बाइट को कंसीडर करके चलो। एक इंटीजर में 4 बाइट स्टोर वो कह लो लेता है अपनी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। तो 4 इसने ली, 4 इसने ली, 4 इसने ली, यानी कि 12 बाइट हमारी न्यूमेरिक वैल्यू ने ली स्टोर करने के लिए। ओके भैया, इतना इतनी बात हमें क्लियर है, बिल्कुल दिमाग में घुस गई। भैया 12 बाइट इन तीनों ने ली। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ 5 जीरो थी, यहाँ 5 क्या थी? ज़ीरो थी, और यहाँ पे 5 क्या थी भैया? ज़ीरो थी। अच्छा 5 5 कितनी होगी भैया? 10। 10 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ आता है 40। 4 से क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि भैया 4 बिट लेता है ना इंटीजर, मैंने बताया। तो 0 भी एक इंटीजर है। तो 4 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ आता है 40 बिट, बाइट मतलब बाइट। ये जो बाइट है ना 40, ये वेस्ट हो रही है। क्यों वेस्ट हो रही है? क्योंकि मैंने 0 को भी स्टोर करा रहा हूँ। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ ये 12 बाइट को ही स्टोर कराऊँ और इन 40 बाइट को मैं फेंक दूँ? फेंक क्या दूँ मतलब, इसको, इसका रूल एक ही है कि भैया 0 है, तो 0 को मैं स्टोर ही नहीं करा रहा। जहाँ 0 की नीड होगी मैं अलग से एक वेरिएबल ले लूँगा, हाईएस्ट 16 बाइट का एक एरे बना दूँगा जहाँ पे मामला काम चल जाएगा, 1 बाइट 0 की मदद से। तो उसी को मैं कह रहा हूँ स्पार्स एरे। ओके भैया इतनी बात क्लियर है। अब आओ डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्पार्स एरे इज एन एरे इन विच मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर 0। ज्यादातर जो एलिमेंट है वो 0 होंगे। स्पार्स एरे आर कॉमनली यूज्ड टू स्टोर मैट्रिक्स विद ए हाई नंबर ऑफ 0 वैल्यूज इफेक्टिवली एफिशिएंटली। मतलब इसके अंदर जितने भी ज़्यादा ज़ीरो वैल्यू हैं उसको सही तरीके से स्टोर करने के लिए हम स्पार्स एरे का यूज़ करते हैं। अब हमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी, क्या-क्या? ये 3, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ट्रायडायगोनल मैट्रिक्स। स्पार्स एरे अब यहाँ खत्म हो जाना चाहिए। क्या है स्पार्स एरे? मेरे साथ एक बार वापस रिपीट करो। स्पार्स एरे वो एरे है जहाँ पे जो ज़्यादातर नंबर्स होंगे वो नॉन ज़ीरो नहीं होंगे, ज़्यादातर ज़ीरो होंगे। क्या होंगे?
एक एरे है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द एलिमेंट 0 हैं, नॉन 0 नहीं है, यानी कि 1 2 3 नहीं है, ज़्यादातर 0 एलिमेंट हैं एक एरे में, उसको हम कह रहे हैं स्पार्स एरे। अच्छा, अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है भैया? मैट्रिक्स एक बार हटा दो, यहाँ पे एरे लिखेंगे हम, क्योंकि मैट्रिक्स से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया यहाँ एरे और यहाँ मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर एरे, अपर ट्रायंगुलर एरे और ट्राई डायगोनल एरे, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। एरे और मैट्रिक्स एक ही बात है, कहने का मतलब है, ठीक है? ओके, इनको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे बढ़िया-बढ़िया एग्जांपल ले रखे हैं, तो यहीं समझाएँगे ना। तो ध्यान से देखना इस चीज़ को। जैसे यहाँ पे लिखा है 1, ये क्या है? ये है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो तुम सबने यार फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी मैथ में। जिसने पढ़ी, देखो 90% लोगों ने पढ़ी हो, क्योंकि मैट्रिक्स पढ़ के ही हम पास हुए हैं। मैट्रिक्स एक इकलौता ऐसा सोर्स था जिसने हमें फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ में पास कराया है। अब यहाँ लिखा है ना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर का मतलब है कि भैया नीचे तो सारे नॉन जीरो एलिमेंट होंगे। एक मैट्रिक्स है, उसके नीचे वाले पार्ट में तो सारे नॉन जीरो एलिमेंट होंगे। किसके नीचे वाले पार्ट में? भैया डायगोनल से लेके नीचे वाले पार्ट में सारे नॉन जीरो एलिमेंट होंगे। ओके, यहाँ पे सारे नॉन जीरो हैं। और लोअर ट्रायंगुलर में जो ऊपर का पार्ट है ना, ये सारा जीरो होगा। अच्छा, ओके भैया, इतना मैं समझ गया। ये जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, उसके अंदर जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला भैया कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट जो 158, इस डायगोनल के जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये नॉन जीरो होगा और डायगोनल भी नॉन जीरो होंगे, और इसके ऊपर वाला अब वो पार्ट डायगोनल के ये सारा जीरो में होगा। उसे हम कह रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको तुम अपनी डेफिनेशन पढ़ के लिख सकते हो। बिल्कुल इजी डेफिनेशन दिया कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all element above the main diagonal are zero। जो ये मेन डायगोनल है 158 वाला, ये रहा 158 वाले, ये जो मेन डायगोनल है ना, इसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। वही चीज यहाँ लिखी है। ओनली द एलिमेंट ऑन द बिलो द डायगोनल आर नॉन जीरो। ये जो डायगोनल है ना, इसके नीचे नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट होंगे। डायगोनल भी नॉन जीरो में काउंट हो सकता है। इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका प्रोग्राम भी है, कहाँ है भैया? वीएस कोड में। अच्छा भैया, लेके चलना है एक बार वीएस कोड में। वीएस कोड में लेके चलते हैं। और हमारा कौन सा था? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये इसका प्रोग्राम है। देखो, मैं प्रोग्राम सारे के सारे समझाऊंगा, ठीक है? कहीं भाग के नहीं जा रहा, यहीं समझा के जाऊंगा एक एक चीज, कैसे कैसे क्या क्या चीज वर्क करी। पर मैं सोच रहा हूँ एक बार ना शुरू में सारी थ्योरी कवर करा दूं बेस्ट एग्जांपल्स के साथ, ताकि बाद में मेरे को दिक्कत ना हो कि जो जो मेरे को समझाना है ना प्रोग्राम में, वहां दिक्कत ना आए। इतना क्लियर है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है और कैसे काम करती है? हाँ भैया, इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे अगर मैं चलूं तो यहाँ पे आता है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो क्या कहती है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहती है, बिल्कुल सेम है लोअर की तरह। अपर के अंदर क्या कहते हैं कि जो डायगोनल है ना, उसके अपर वाला जो मामला है वो सारा तो होगा नॉन जीरो। वो होगा नॉन जीरो। ओके, नॉन जीरो। और डायगोनल के जो नीचे वाला है ना, अपर में नीचे वाला जो पार्ट है, वो क्या होगा? वो होगा जीरो। वो होगा जीरो। ओके, जो डायगोनल है उसका नीचे वाला होगा जीरो, और अपर वाला क्या होगा? नॉन जीरो। अपर में अपर वाला नॉन जीरो, लोअर में लोअर वाला नॉन जीरो। लोअर में लोअर वाला नॉन जीरो, अपर में अपर वाला नॉन जीरो। इतना ही याद रखना है बस, ठीक है? अच्छा भैया, इसका भी प्रोग्राम है? हाँ भैया, इसका भी प्रोग्राम है। कहाँ है भैया? एक बार दिखा दो फटाफट से। यहाँ ही चलते हैं। और ये लोअर ट्रायंगुलर हो गया और ये अपर ट्रायंगुलर हो गया। ये रहा अपर ट्रायंगुलर का सारा प्रोग्राम, ठीक है? ये सारा तुम्हें डिस्कॉर्ड में मिल जाएगा, जिसको पीसी में रन करके देखना है आराम से रन करके देख सकता है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? मैं दूंगा सारा कोड, दिखाऊंगा तुम्हें अपलोड करके। ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स भैया इनसे भी सिंपल। जो मेन डायगोनल है ना, मेन डायगोनल, अब ध्यान से सुनना इस चीज को। अपर के अंदर तो अपर वाला नॉन जीरो, ठीक है? और लोअर में लोअर वाला नॉन जीरो। ट्राई डायगोनल में क्या होगा? एक डायगोनल जो है उसके ऊपर लाइन ले लो, एक एक डायगोनल से जस्ट ऊपर वाले डायगोनल पे लाइन ले लो, एक डायगोनल से नीचे वाली लाइन ले लो। इन तीनों डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी चीजें जीरो होंगी। अच्छा भैया, समझ नहीं आया? एक और बार। क्या ये जो एक मेन डायगोनल होता है ना, 1 4 7 10, इस यहाँ पे एक लाइन खींच ली मैंने। ओके, इसके एक नीचे लाइन खींच लो 3 6 9, एक इसके ऊपर खींच लो 2 5 8। इसको छोड़ के जितने भी और एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे जीरो। अच्छा, क्या डेफिनेशन भी ये कहती है भैया? हाँ बिल्कुल, ए ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स फिर ओनली द मेन डायगोनल। एक तो मेन डायगोनल 1 4 7 10, द डायगोनल अबोव इट 2 5 8, एंड द डायगोनल बिलो इट 3 6 9। ये सारे तो होंगे जीरो, मतलब नॉन जीरो। इट हैव नॉन जीरो एलिमेंट, ऑल अदर आर जीरो। बाकी सारे क्या होंगे? जीरो, ठीक है? इतना क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। आगे चल सकते हैं भैया, बहुत अच्छी तरह से आगे चल सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हो चुका है। इसका भी प्रोग्राम है यार, हर एक चीज के प्रोग्राम है। अगर मैं जाऊँ ट्राई डायगोनल पे, तो ट्राई डायगोनल डॉट सी करके एक प्रोग्राम पूरा बना रखा है ट्राई डायगोनल का, ये भी तुम्हें मिल जाएगा।
और समझा भी देंगे कैसे कैसे वर्क किया है, वो भी समझा देंगे। चिंता की कोई बात नहीं है यार, सब हो जाएगा। आगे, एक्सप्लेन डबल एंडेड क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू विद सुटेबल एग्जांपल। अच्छा, क्यू क्या होती है? पहला क्वेश्चन बनता है क्यू क्या होती है। क्यू होता है एक डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर मतलब डाटा को स्टोर करने का एक तरीका, बस इतना ही होता है डाटा स्ट्रक्चर, और कुछ नहीं होता डाटा स्ट्रक्चर। डाटा को ऐसे तरह से स्टोर किया जा सकता है जिसके अंदर हम डाटा को अच्छी तरह सर्च कर सकें, है ना, उसके अंदर डाटा डाल भी सकें, उससे डाटा डिलीट भी कर सकें बहुत अच्छी तरीके से, मतलब एफिशिएंटली डाटा इंसर्ट हो जाए, डिलीट हो जाए। अगर मैं प्रोग्रामिंग की भाषा में बात करूं तो इंसर्ट, डिलीट, पुश, पॉप, ये चीजें होने लग जाए ना जब, उसे हम कहते हैं ये एक डाटा स्ट्रक्चर है। सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन, ये चीजें जब होने लग जाए उसको हम कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर। तो क्यों क्या है? एक डाटा स्ट्रक्चर है, यानी कि एक ऐसी जगह जहां से डाटा डाला भी जा सकता है, निकाला भी जा सकता है। ओके, उसके अंदर डाटा सॉर्ट भी किया जा सकता है, उसके अंदर डाटा फाइंड भी किया जा सकता है। इतना ही है? हाँ भैया, इतना ही है। अब हम बताना है, एक्सप्लेन करना पहले तो डबल एंडेड क्यू, फिर बताना है प्रायोरिटी क्यू विद सुटेबल एग्जांपल। डबल एंडेड क्यू, सबसे पहली चीज, ए डबल एंडेड क्यू इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट अलो एलिमेंट टू बी एडेड और रिमूव फ्रॉम बोथ एंड द फ्रंट एंड द रियर। अच्छा, होती क्या है ये एक बार बना के सब दिखा दो, फिर हम समझ पाएंगे कि क्या मामला चल रहा है। एक डब्बा सा बना लो, मान लो ये एक डब्बा है, इसका एक एंड ये है, एक एंड ये है। भैया इसके दो एंड है, हाँ भैया इसके दो एंड है। मैं डाटा इधर से डाल भी सकता हूँ, मैं डाटा इधर से भी डाल सकता हूँ, मैं डाटा इधर से निकाल भी सकता हूँ, मैं डाटा इधर से भी निकाल सकता हूँ। जहां से मैं दोनों से डाल सकता हूँ, दोनों तरफ से, और दोनों से निकाल सकता हूँ ना, उसको मैं कह रहा हूँ डबल एंडेड क्यों। यानी कि उसके दो कोने हैं, दो जगह से वो खत्म हो रही है, शुरू से भी और आखिरी से भी। खत्म और शुरू दो जगह से हो रही है, उसको कह रहा हूँ डबल एंडेड क्यों। यार इस चीज को ना समझाओ अच्छे से, समझ नहीं आया। तो यहाँ जाता हूँ मैं टीएल ड्रो पे। टीएल ड्रो भी एक चीज है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे क्या कुछ है। डार्क मोड कर लेते हैं, तुम्हारी आंखों का भी ध्यान रखना है। और एक जेन मोड ऑन कर लेता हूँ। जेन मोड ऑन करने से सारी फालतू की चीज चल जाएंगी। और यहाँ पे मैंने एक बना ली है प्रायोरिटी क्यू, मतलब डबल एंडेड क्यू। अब देखो, इसको यूँ समझो कि पेंसिल ले लेता हूँ, यहाँ से मैं डाटा डाल भी सकता हूँ और यहाँ से मैं डाटा निकाल भी सकता हूँ। ओके भैया, यहाँ से मैं डाटा डाल भी सकता हूँ, यहाँ से मैं डाटा निकाल भी सकता हूँ। ओके भैया, इतना भी क्लियर है। जब मैं दोनों एंड से निकाल भी सकता हूँ और डाल भी सकता हूँ ना डाटा, उसको मैं क्या कह रहा हूँ? उसको मैं यहाँ कह रहा हूँ सिंपल सी चीज, डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड एंडेड क्यू, ठीक है। इस चीज को मैं यहाँ बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि तुम आराम से इस चीज को देख पाओ। और ये फाइल भी दे दूंगा वैसे, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं हम आगे। आगे कहाँ भैया? आगे इस क्वेश्चन पे डबल एंडेड क्यू हो गया हमारा। क्या होता है डबल एंडेड क्यू के ना? दो टाइप भी होते हैं, इनपुट रिस्ट्रिक्ट क्यू और आउटपुट रिस्ट्रिक्ट क्यू। ये दोनों मैंने पार्ट सिर्फ इसलिए डाले हैं टाइप, क्योंकि हमारे जो सर हैं, तुम्हारी क्लास में भी कोई भी टीचर होंगे, उन सब ने ना ये दोनों कराए थे हमें, तो इंटरनल में एट लिस्ट तुम्हें पता होना चाहिए दोनों होते क्या हैं। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू के अंदर क्या होता है कि इंसर्शन जो है ना सिर्फ एक जगह से होगा। इंसर्शन क्या होगा? इंसर्शन अलाउड एट ओनली वन एंड, आइदर फ्रंट और आइदर रेयर, बट डिलीशन कैन बी डन बोथ हैंड। आउटपुट में उल्टा हो जाएगा कि इंसर्शन दोनों जगह से, डिलीशन एक तरह से। ओके, इसको भी एक बार फटाफट से क्लियर करा दो भैया। इसको क्लियर कराने का सबसे बढ़िया तरीका है, अब मैंने यहाँ तुम्हें बताया था कि ये रहा, इस इन सबको मैं हटा देता हूँ, इन सबको, और एक और फटाफट से यहाँ क्यू बना लेता हूँ। ये रहा, ठीक है, ये क्यू है। अब मान लो मैं यूँ कह रहा हूँ कि डाटा इधर से डालो और इधर से निकालो। इधर से डाटा डालो मत, इधर सिर्फ निकालो। तो डाटा डल एक तरफ से रहा है, निकल दोनों तरफ से रहा है, इसको मैं कह रहा हूँ इनपुट रिस्ट्रिक्शन। इनपुट रिस्ट्रिक्शन क्या है? डाटा एक तरफ से डलेगा, निकलेगा दोनों तरफ से। अच्छा, अब नीचे आ जाओ, एक और चीज बनाते हैं, एक और बनाते हैं भैया, लो बन गई एक और। इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर भी सिंपल है। डाटा कहाँ से जाएगा? डाटा इस बार ना निकलेगा एक तरफ से, कि भैया मैं शुरू से ही डाटा निकाल रहा हूँ बस। और जाएगा कहाँ से? जाएगा आगे से भी और जाएगा पीछे से भी। डाटा इनपुट दोनों तरफ से हो सकता है, निकल एक तरफ से सकता है, यानी कि आउटपुट रिस्ट्रिक्शन है ये, आउटपुट रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। इनपुट और आउटपुट रिस्ट्रिक्शन में तुम्हें फर्क पता चल गया क्या है, और इसके टाइप पता चल गया। डबल एंडेड क्यू तुम्हें पता चल गया क्या है, ठीक है। और डबल एंडेड क्यू का ऑपरेशन में बता रखा है। इसमें क्या है कि अगर मैंने रियर से इंसर्ट करा और फ्रंट, रियर और फ्रंट भी मैं तुम्हें बता देता हूँ ये दोनों क्या होते हैं। रियर और फ्रंट भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रियर और फ्रंट पे ही पूरी क्यू टिकी है। ये देखो, ये है मान लो क्यू, इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करता हूँ मैं। जब हमारे पास ना क्यू के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता तो यहाँ पे वैल्यू होती है -1,
ठीक है। और फ्रंट और रेयर ये दो चीजें होती हैं, इन दोनों को डिनोट करते हैं हम एफ और आर। ये दोनों -1 पे खड़े होते हैं जब तक कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और मान लो इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया 4, तो अब यहाँ पे मैं ना रेयर की वैल्यू बढ़ा के क्या कर दूंगा, मतलब इसकी इंडेक्सिंग 0 हो गई, -1 में एक प्लस करा तो 0 हो गया। मैंने एक और एलिमेंट डाल दिया 5, तो अब रेयर की वैल्यू क्या है यहाँ 1 है। एक और डाल दिया 8, अब रेयर की वैल्यू क्या है 2 है। और फिर डाल दिया 6, अब रेयर की वैल्यू है 3। फ्रंट की वैल्यू बढ़ी नहीं, फ्रंट की वैल्यू अब क्या है, फ्रंट की भैया 0 हो जाती है जब तुम पहला एलिमेंट डालते हो, यानी पहला एलिमेंट डालने से तुम दोनों की वैल्यू चेंज करोगे। उसके बाद तुम सिर्फ रियर को आगे बढ़ाते जाओगे और डाटा डालते जाओगे। ये है फ्रंट और रियर। रियर से हम डाटा आगे आगे डालते हैं और फ्रंट से हम डिलीट करते जाते हैं कि 4 डिलीट करना है तो फ्रंट से होगा, फ्रंट से होगा, फ्रंट से होगा, फिर फ्रंट से होगा। अभी भैया यार तुम कह रहे थे कि दोनों तरफ से डाटा डाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं। अभी तुम कह रहे हो कि एक तरीके से डाटा आया जा रहा है, एक तरफ से निकले जा रहे हैं। भैया ये डबल एंडेड क्यू है, डबल एंडेड क्यू। और मैं तुम्हें पढ़ा रहा था अभी क्यू, ये है खाली क्यू। क्यू के अंदर एक ही एंड से इंसर्शन होता है और एक से ही डिलीशन होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रंट और रियर। होते ये दो पॉइंटर हैं, कह लो इंटीजर हैं, जो कि रियर जाके अलग अलग जगह पे जाके डाटा डालता है और फ्रंट उसको जाके डिलीट करता है। इतना ही फर्क है क्यू और डबल क्यू। ओके भैया, इतनी चीज हो गई है क्लियर। अच्छा, प्रायोरिटी क्यू क्या होता है? प्रायोरिटी क्यू यार इतना मस्त एग्जांपल लेके आया ना प्रायोरिटी क्यू का। क्यू तुम्हें समझ आ चुकी है, डबल एंडेड क्यू तुम्हें समझ आ चुकी है, प्रायोरिटी क्यू क्या होता है? प्रायोरिटी क्यू इसको हम समझाएंगे ऐसे कि मान लो तुम्हारे पास है, रुको, यूं समझते हैं, यहाँ पे लगी है, क्या लगी है, एक फिल्म लगी है। फिल्म कौन सी? आयरन मैन 4 लगी है, आयरन मैन 4, आयरन मैन 4। ठीक है, आयरन मैन 4 यहाँ फिल्म लगी है। और यहाँ पे खड़े हैं दो नॉर्मल आदमी। नॉर्मल मतलब नॉर्मल नॉर्मल आदमी, समझ जाओ ना, नॉर्मल आदमी, आम आदमी। एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है। एक आया भैया यहाँ पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन यहाँ खड़ा हो गया। ठीक है, पॉलिटिशियन यहाँ खड़ा हो गया, उसको भी टिकट चाहिए। यहाँ आ गया सलमान खान, यहाँ आ गया सलमान खान, कह रहा है मेरे को भी चाहिए भैया टिकट। और यहाँ आ गया भैया, और कौन आ सकता है, यहाँ आ गया सलमान खान, आ गया, और यहाँ क्या आ गया, पॉलिटिशियन आ गया। यहाँ आ गए भैया हमारे पीएम मोदी जी, पीएम मोदी आके यहाँ खड़े हो गए, कह रहे हैं मेरे को भी टिकट चाहिए। और यहाँ आ गया मैं, बहुत प्यारा सा मैं बन जाता हूँ छोटा सा, तो यहाँ पे मैं भी आ गया। अब मेरी ना, ये अंदर जो टिकट काउंटर पे एक बंदा बैठा है ना, मेरी इससे अच्छी खासी जान पहचान है, मेरा दोस्त है वो, खास पक्का दोस्त है। मैंने उसका फोन मिलाया, मैं कहा हेलो भाई, एक काम कर, इन सबको लाइन में खड़े रहने दे, मेरे को टिकट दे दे। उसने कहा हाँ भाई, ले ऑनलाइन ले जा, तू टिकट जा ले जा और जा। तो मैं आया सबसे लास्ट में हूँ, पर मैं गया कैसे? मैंने भैया जुगाड़ से फटाफट से मैं चला गया। ओके। उसके बाद पीएम मोदी खड़े हैं, पीएम मोदी ने देखते ही सलमान खान भी हट गया, पॉलिटिशियन भी हट गया, सब हट गए। पीएम मोदी गए और अपनी टिकट ली और वो भाग गए, चले गए मतलब। ठीक है। फिर सलमान खान गया, सलमान खान पॉलिटिशियन से ज्यादा थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो वो भी गया और वो भी लेके चला गया। अच्छा भैया, ये सारे तो लेके चले गए। ओके। कहने का मतलब क्या था भैया, लास्ट से जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आगे सुनो अब। भैया ये तीन तो अब जा चुके। कौन कौन तीन जा चुके? मैं इनको मार्क आउट कर देता हूँ, ये तीन तो भैया गए, है ना। मैं भी टिकट लेके चला गया, अपना मोदी जी भी टिकट लेके चले गए, सलमान खान भी टिकट लेके चला गया। अब बचे पॉलिटिशियन और ये दो आदमी। पॉलिटिशियन कह रहे यार मेरी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो पहले मेरे को टिकट दे दो, मैं जा रहा हूँ। तो उसने टिकट दे दी पॉलिटिशियन को, ये गया। अब बचते हैं दोनों आम आदमी। दोनों सेम ही लेवल के आम आदमी हैं, दोनों मिडल लेवल, मिडल क्या कहते हैं, मिडल हाउस से आए हैं, है ना। तो अब ना, जो पहले आया उसको टिकट मिलेगी, जो पहले आया उसको टिकट मिलेगी। तो भैया ये पहले आया, पहले इसको भेजेंगे, फिर इसका नंबर आएगा। कहने का क्या मतलब है भैया, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी थी, फिर मोदी जी की थी, फिर क्या थी, फिर सलमान खान की थी, फिर एक पॉलिटिशियन है कोई, उसकी थी। फिर अगर दोनों की सेम प्रायोरिटी हो जाए तो हम ये देखते हैं पहले कौन आया। ठीक है। सबसे पहले तो देखें प्रायोरिटी किसकी थी। मान लो मैं अगर खड़ा होता ना यहाँ सलमान खान की जगह, मान लो, तो यूँ सोचो कि पहले फिर भी मेरे को मिलती, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जानकारी है। ठीक है। तो कहने का मतलब है, जिसकी प्रायोरिटी पहले होगी, काम उसका पहले होगा, यानी कि डिलीट पहले वो होगा, बाहर पहले वो जाएगा। उसके बाद उससे कम प्रायोरिटी वाला, उसके बाद उससे कम प्रायोरिटी वाला, उसके बाद उससे कम प्रायोरिटी वाला, ऐसे। इसका एक और एग्जांपल दो भैया, इसका एक और एग्जांपल यहाँ से समझो। मैंने कहा कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं, मैंने कंप्यूटर कहा कि भैया टास्क ए है, उसकी प्रायोरिटी है 3, प्रायोरिटी नंबर 3 पे है वो। टास्क बी है, उसकी प्रायोरिटी है 1। टास्क सी है, उसकी प्रायोरिटी है 2। पहला टास्क क्या है कि व्हाट्सएप पे एक बच्चे को मैसेज करो। सेकंड टास्क है उस बच्चे का रिप्लाई दो। ठीक है, जो उसका पहले मैसेज आया उसका रिप्लाई दे दो। और थर्ड टास्क है
कि भैया उसका रिप्लाई देने से पहले एक और बच्चा उसका रिप्लाई दे दो। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी ना, प्रायोरिटी 1, इसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है प्रायोरिटी 1 की। तो जब हम रिमूव करेंगे ना, रिमूव द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट, तो हमने यहाँ पे टास्क बी जिसकी प्रायोरिटी 1 थी उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद आती है टास्क सी और टास्क ए बचता है सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी पे, तो वो रह गया टास्क सी रह गया और टास्क ए रह गया। मतलब हाई प्रायोरिटी वाला बंदा सबसे पहले रिमूव होगा, उसके बाद बाकी सब रिमूव होंगे। इन दोनों को यूज कहाँ करते हैं, क्यू और प्रायोरिटी क्यू को। देखो क्यू तो यूज होता है सिंपल सी चीज है अंडू और रीडू में। अंडू और रीडू मतलब देखो मान लो कि मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा था, ये जो इतना सब लिखा था, मान लो मेरे को ये हटाना है, कंट्रोल जेड करता हूँ, ये देखो एक एक करके गायब हो रहा है ना, ये हो गया अंडू, यहाँ पे क्यू यूज हुई है। और मेरे को ये सारा वापस लाना, तो कंट्रोल वाई करता हूँ यानी कि रीडू, ये सारा वापस आ रहा है जो जो अभी तक मैंने लिखा था। तो ये अंडू और रीडो में यूज होता है। क्या होता है वो वो होता है क्यू। ठीक है। और प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, ये कहाँ यूज होता है, ये होता है एल्गोरिदम बनाने के लिए, जॉब को मैनेज करने के लिए, प्रिंटर, जैसे प्रिंटर में 10 हमने प्रिंट दे दी, तो जो पहली प्रिंट है ना वो सबसे पहले प्रिंट होगी उस चीज के लिए। और एक एल्गोरिदम होती है डाटा स्ट्रक्चर में, हमारी सिलेबस में नहीं है, डिजाक्स्ट्रा, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए गूगल का मैप्स जो है वो यही एल्गोरिदम यूज करता है, तो उसमें भी ये यूज होती है प्रायोरिटी की। ओके भैया, क्यू का क्वेश्चन भी खत्म, आगे चलते हैं। Sort the flowing data by using heap sort। heap sort सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। एक कंपैरिजन बेस्ड sorting एल्गोरिदम होती है जो कि यूज करती है बाइनरी हीप डाटा स्ट्रक्चर को टू sort एलिमेंट। सिंपल चीज समझते हैं होता क्या है। ठीक है। मान लो इसको यूं समझो, इट इज एन इफेक्टिव प्लेस एल्गोरिदम, इट डज नॉट मीन रिक्वायर्ड। देखो ये तुम्हें पता होना चाहिए, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो ओ एन log n है। ओ log n भी कह सकते हो तुम इसको, ओ एन log n भी कह सकते हो, बात एक ही है। मेकिंग इट फास्टर देन द सिंपल एल्गोरिदम लाइक बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, स्पेशली फॉर द लार्जेस्ट डाटाबेस। अब करना क्या है तुम्हें, स्टेप टू परफॉर्म हीप सॉर्ट। सबसे पहले क्या चाहिए तुम्हें, एक हीप मतलब एक जगह चाहिए, जो एक एरे चाहिए जो तुम्हें गिवन है। उसके बाद क्या करना है, उसके डाटा को स्वैप करना है, किससे, लास्ट एलिमेंट से। देन क्या करना है, reduce the heap size, the root element to maintain the heap sort priority, repeat 2 or 3 step when the heap। देखो सिंपल चीज बताता हूँ, यहाँ समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक एरे है, एरे 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 बनाएंगे हम ऐसे। एरे हमने बना लिया, ठीक है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं, एलिमेंट यही वाले डाल लेते हैं, ये वाले डाल लेते हैं ना, क्यों इतने भड़क लें। 23, 40, यही 2 4 डाल लेता हूँ यार, 23 डाल लिया, 43 डाल लिया, ठीक है, 7 डाल दिया, अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, है ना, 12 डाल लिया और 6 डाल लिया। ये एलिमेंट है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, मैं 23 को ना कंपेयर करूंगा। ओके, किससे कंपेयर करोगे भैया, मैं 23 को 43 से कंपेयर करूंगा। बड़ा कौन है, बड़ा है भैया 43, क्या ये पीछे है, हाँ भैया पीछे है। अगर ये पीछे है तो मैं सिंपल एक चीज करूंगा, तो इस एरे के अंदर मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ या फिर ओल्ड के साथ उठा के यहाँ नीचे रख देता हूँ। ओके, ये मैंने यहाँ पे क्या करा, कुछ भी नहीं करा, मतलब देखो पहला वाला मैं वो देखता हूँ वैल्यू, पहली वाली वैल्यू मतलब पहली वैल्यू वैल्यू का मतलब है 23 को मैंने कंपेयर करा 43 से, कौन सा बड़ा है भैया, 43 बड़ा है, तो मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा 43 को, 43 जो है वो बड़ा है क्या 7 से, हाँ भैया बड़ा है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको स्वैप कर दूंगा। ओके, स्वैप करना है भैया, स्वैप करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को उठाऊंगा और इसको नीचे लेके आऊंगा। सबसे पहले तो ले आए भैया, ओके ले आए। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को स्वैप कर दूंगा। मैं इसको पकड़ूंगा, इसको बाहर ले आऊंगा और इन 43 को उठाऊंगा, 43 को उठा के इस डब्बे में डालूंगा और इस 7 को उठा के इस डब्बे में डालूंगा। क्या ये स्वैप हो गए, हाँ भैया हो गए। उसके बाद मैं अब वापस चेक करूँ, क्या 43 बड़ा है 12 से, हाँ। फिर मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगा। फिर मैं देखूंगा 43 बड़ा है 6 से, फिर मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगा। लास्ट में होगा क्या, लास्ट में भैया एक सिंपल चीज होगी, क्या, लास्ट में होगा जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ना पूरे एरे का, वो कहाँ जाएगा भैया, वो लास्ट में आ जाएगा। अच्छा, ओके भैया, एक बार करके दिखा दो, एक बार करके दिखा देता हूँ मैं, कि ये जो 43 है ना, 43 को यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, 43 को बाहर निकालता हूँ, फिर मैं यहाँ 6 को बाहर निकालता हूँ, 6 भी हमारा बाहर आ जाएगा। 43 जो है अब मैं इसको उठा कर डाल देता हूँ 6 की पोजीशन पे, डाल दिया मैंने 6 की पोजीशन 43। और ये जो 6 है इसको उठा के मैं डाल देता हूँ 43 की पोजीशन पे। ठीक है, तो ऐसे ही स्वैप करके सबसे बड़ा नंबर जो है ये लास्ट में ले आएगा। फिर ये वापस से चलेगा 23 के लिए, कि 23 बड़ा है 7 से, 6 से और 12 से, तो ये यहाँ आ जाएगा।
ठीक है। फिर वो देखेगा 7 के लिए कि 7 बड़ा है 6 से, तो ये एक बार पलटेगा। 12 से बड़ा है नहीं है तो ये वहीं रखेगा। ऐसे ऐसे करके वो सॉर्ट करेगा एरे। ठीक है, इतना क्लियर है। यही हमारा होता है हीप सॉर्ट। यही हमें एक्सप्लेन करना था और इसको सॉर्ट करके दिखाना था। सॉर्ट द फ्लोइंग डाटा बाय यूजिंग हीप सॉर्ट, ये डाटा था। और पहले तो हीप सॉर्ट का इंट्रोडक्शन दोगे और फिर क्या होगा, ये गिवन डाटा है और ये तीन चार चीजें तो लिखनी लिखनी है। उसके बाद इसका एक प्रोग्राम है हीप सॉर्ट का, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें वीएस कोड के अंदर। इसके बारे में आराम से डिस्कस करेंगे। हीप सॉर्ट का पूरा प्रोग्राम है ये रहा। और इसके अंदर ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ ली हुई है, 23 43 12 2, यही सारी वैल्यू हैं। इन सबको ही हम लेके सॉर्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, हीप सॉर्ट वाला क्वेश्चन अभी हम कर लेते हैं, आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्ट करना है बी ट्री ऑर्डर ऑफ 3। 3 का ऑर्डर क्या होता है? पहले तो बी ट्री क्या होता है? बी ट्री होता है एक मल्टी वे ट्री। मल्टी वे ट्री क्या होता है, इस चीज को ऐसे समझो। मान लो एक एक गोला बनाता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ, है ना। उसके बाद एक एरो लेता हूँ, एक तो इधर, एक एरो लेता हूँ एक इधर, और फिर एक सर्कल और बनाता हूँ मैं। सर्कल बनाते हैं, ये है ओ। ओके, ओ लेंगे। देन एक सर्कल यहाँ और एक सर्कल यहाँ। ठीक है, और फिर मैं देखो यहीं समझा देता हूँ ना, एक और बनाता हूँ। चलो एक और बनाता हूँ। एक ये बना लो और एक ये बना लो और एक सर्कल यहाँ यहाँ दो और बना लो। एक सर्कल यहाँ बन गया, एक सर्कल यहाँ बन गया। अब इस चीज को ध्यान समझना है। होगा क्या, सबसे ऊपर बैठी है एक रूट नोड, इसको हम बोलते हैं रूट नोड। ठीक है, इसका जो लेवल होता है वो कहता हूं मैं 0। ठीक है, फिर आता है लेवल 1। लेवल 1 पे हमारे पास ये दो हैं, इन दोनों के चाइल्ड कितने हैं भैया? इसका भी एक चाइल्ड है, इसका भी एक चाइल्ड है। ये है लेवल 1। ठीक है, और लीफ नोड, इन लास्ट वाले को कहते हैं लीफ नोड। इनका लेवल क्या है? इनका लेवल कुछ भी नहीं है, यानी कि मतलब लेवल तो 3 है, इनके आगे चिल्ड्रन नहीं है, यानी सेम लेवल पे बिलोंग करते हैं। लेवल 3 के बाद ये है नहीं। तो यहाँ जब इसने कहा ना कि हमें ऑर्डर ऑफ 3 का बनाना है, मतलब हमें एक ऐसा बी ट्री बनाना है, बाइनरी ट्री बनाना है जो कि लेवल 3 का हो, यानी 3 ही ऑर्डर पे चले, 1 2 3। मतलब 0 1 2, यहाँ 2 आएगा। ये इसी ऑर्डर का हो, बस 3 ही ऑर्डर का हो, इससे ज्यादा ऑर्डर का ना हो। और ये एक बैलेंस ट्री होता है। बी ट्री मतलब बैलेंस ट्री। बैलेंस ट्री कैसे? मान लो यहाँ पे मैं एक और नोड निकाल देता हूँ, है ना। तो मेरी बात समझना, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी ये नोड निकालते कैसे, समझ नहीं आया भैया। यहाँ पे अब क्या होगा, इसके तो जो चाइल्ड है वो हो गए 2, इसका चाइल्ड क्या हो गया 1। तो अब अगर मैं इसका ऑर्डर निकालूंगा वो गलत आ जाएगा। इसका ऑर्डर क्या है? इसका एक भी चाइल्ड नहीं है, इसका ऑर्डर है 0। इसका क्या है? इसका है भैया 1। इसका क्या है भैया? इसका है 2। इसके दो चाइल्ड है ना। इसका क्या है भैया? इसका 2 है। तो यहाँ 2 और 2 है और यहाँ 1 है, तो ये ऑर्डर मिसमैच है। हमें क्या चाहिए? या तो 2 और 2 और 2 चाहिए, या फिर बेस्ट ये होता है कि हम सब में 1 1 लेके चलें कि 1 1 1, ऐसा ऑर्डर हो। ठीक है, या सब में सेम ऑर्डर रहना चाहिए, कहने का मतलब है। ओके भैया, ये तो समझ आ गया। अब बताओ हम बनाएंगे कैसे? भैया हमारे पास डाटा है जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर तक, यानी सारे मंथ दिए हुए हैं। बी ट्री के बारे में जो डेफिनेशन है वो ये रही, इसको एक बार पढ़ लेना। मैं छोटे से पढ़ के दिखा देता हूँ। बी ट्री इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मल्टी वे सर्च ट्री। इट इज कॉमनली नोन एज एम वे ट्री विच इट बैलेंस इटसेल्फ। ये अपने आप बैलेंस हो जाता है, एक भी नई नोड एडजस्ट होगी तो अपना बैलेंस हो जाएगा। ओके, अब हमें बनाना है बी ट्री इन सारे डाटा को यूज करके। सबसे पहले तो मैं इन सारे डाटा को अल्फाबेटिकली सॉर्ट करता हूँ। अप्रैल अगस्त दिसंबर फरवरी जनवरी जून, मतलब ए बी सी डी के हिसाब से मैंने सॉर्ट कर लिए हैं। सितंबर सबसे लास्ट में, क्योंकि एस के बाद कोई मंथ आता नहीं है। अप्रैल अगस्त ए बी सी डी में ए सबसे पहले आता है तो वो लिख लिए, फिर बी सी से कोई मंथ नहीं है, फिर डी लिख लिया, एफ, फिर जे जून जुलाई, है ना, जनवरी जून जुलाई। अब सबसे पहले इसके अंदर क्या है देखो, अप्रैल। मैंने क्या कहा, इंसर्ट कर दो अप्रैल। ट्री के अंदर आ गया अब अप्रैल। अच्छा, अब फिर मैंने कहा भैया अगला क्या है, अगस्त। ट्री के अंदर इंसर्ट कर दो भैया अगस्त। फिर आगे अप्रैल अगस्त, फिर आगे दिसंबर। अब हमारे पास यहाँ 3 एलिमेंट हो चुके हैं, तो हम अगस्त को ऊपर उठा देंगे और अप्रैल और दिसंबर को उसका चाइल्ड बना देंगे। तो ओके भैया, अगस्त को मैंने यहाँ ऊपर उठा दिया यहाँ पे, और अप्रैल और दिसंबर उसका चाइल्ड बना दिया। ओके भैया, फिर आई इंसर्ट फरवरी। अब फरवरी जो है अगस्त से ना क्या है, ग्रेटर देन है। तो ये ग्रेटर देन जो होते हैं ना, जितने भी चीजें वो सारी राइट में जाएंगी, और जो लेस देन होंगी वो सारी लेफ्ट में जाएंगी। ट्री का रूल होता है। रूल क्या होता है भैया ट्री का? एक बार वापस से क्लियर कर दो। पेंसिल से बना देते हैं एक गोला यहाँ पे। इसके जितना भी राइट है माल होगा ना, मतलब ये यहाँ जो ट्री बनेगा वो इस रूट नोड से बड़ा होगा, बिगर होगा, बड़ा माल यहाँ जाएगा। ठीक है,
और लेफ्ट में जो सब ट्री होगा ना, यहाँ पे जितना भी माल होगा वो इस रूट नोड से छोटा होगा, स्मॉल में होगा, SMALL स्मॉल। ओके, ठीक है, ये इसका रूल होता है। तो जब हमने फरवरी को इंसर्ट किया ना, है ना, तो वो अगस्त से क्या है, अगस्त से वो बड़ा है, तो बड़ा होने की वजह से इस साइड आया, यहाँ पे अगस्त इज ग्रेटर देन, फरवरी इज ग्रेटर देन अगस्त एंड इट गोज इनटू द राइट चाइल्ड। और फिर दिसंबर भी यहीं आएगा इंसर्ट। अब हम जनवरी करेंगे तो जनवरी क्या है, लेस देन है अगस्त से, अगस्त हमारा मिड पॉइंट है, रूट है, सो इट गोज टू द लेफ्ट चाइल्ड। अप्रैल, अप्रैल और क्या हुआ, जनवरी, ये गए हमारे कहाँ पे, लेफ्ट में। अप्रैल जनवरी लेफ्ट में, दिसंबर और फरवरी कहाँ गए, राइट में। तो ये हमारा अब बना है कि अगस्त मिड में है, इसके लेफ्ट में आया अप्रैल जनवरी, इसके राइट में आया दिसंबर फरवरी। ओके भैया, अब आते हैं जुलाई पे। जुलाई क्या कहता है, जुलाई कहता है जुलाई इज ग्रेटर देन अगस्त, सो इट गोज टू द राइट चाइल्ड। तो दिसंबर फरवरी तो यहाँ था राइट में, ये रहा दिसंबर फरवरी। अब फिर मैंने डाल दिया दिसंबर फरवरी और जुलाई, ठीक है। अब सो वी स्प्लिट दिस नोड, मूव फरवरी अप टू द रूट। अब देखो मैंने क्या कहा था, सबका लेवल सेम रहना चाहिए। यहाँ का लेवल है 2, यहाँ का लेवल है 2, समझ रहे हो, और यहाँ का लेवल है 1, 1 के 2 चाइल्ड इधर हैं, 2 चाइल्ड इधर हैं, सही मामला चल रहा है। अब मैंने यहाँ पे एक डाल दिया तीसरा, डाल दिया ना मैंने यहाँ तीसरा, डाल दिया जुलाई, जुलाई का डालते अब यहाँ हो गए 3, यहाँ हो गए 2 और यहाँ हो गए 5। तो ये मामला गलत हो गया। अब मैंने फिर इसको सोर्ट करा तो अब ऐसा हो गया, अगस्त फरवरी और इसके अब 2-2 हैं, अगस्त के पार्ट गए ये अप्रैल जनवरी और फरवरी के पार्ट गए दिसंबर और जुलाई, समझ रहे हो। उसके बाद क्या होगा, अब हमें इंसर्ट करना है जून। जून इज ग्रेटर देन अगस्त, अगस्त से बड़ा है, एंड लेस देन फरवरी, तो जून से बड़ा है और लेस देन फरवरी है, तो इसको हम डालेंगे यहाँ पे, है ना, जून के साथ फरवरी के लेफ्ट, इसमें राइट साइड में कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे क्या, मार्च, मार्च इज ग्रेटर देन है अगस्त एंड लेस देन है फरवरी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हमें देखो वापस से यहाँ पे देखो क्या है, 2 है, यहाँ पे भी 2 ही है, इसको एक ही मान रखा है ब्रैकेट, और इसको भी एक मान रखा है, 2 चाइल्ड यहाँ है, 2 चाइल्ड यहाँ है, बराबर सा मामला चल रहा है। मार्च के आते ही अब यहाँ 3-3 चाइल्ड हो गए, तो इसने खुद को बैलेंस कर लिया, ऊपर 3, नीचे 2, नीचे 2, अब ये बैलेंस हो गया। अब मई को जैसे ही हमने डाला तो अब ये जो ट्री है ये वापस बैलेंस हो चुका है, ठीक है। ऐसे करके हमने पूरा का पूरा ट्री बनाया है। आई देखो मेरे हिसाब से ये जो चीज़ है ना, ये तुम्हें समझ नहीं आएंगी तब तक जब तक तुम इसके ऊपर पूरी वीडियो नहीं देख लेते, बी ट्री के ऊपर कैसे वर्क करता है। बी ट्री अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझाने बैठोगे तो 20 से 30 मिनट अलग से इसके लिए वीडियो चाहिए। इसको तुम एक 5 मिनट की वीडियो में नहीं समझा सकते। एक कॉमन चीज़ बस ये समझो कि बी ट्री एक ऐसी चीज़ होती है, बी ट्री एक ऐसी चीज़ होती है जो एक बैलेंसिंग फैक्टर यूज़ करती है, बैलेंसिंग फैक्टर, कि हर एक नोड के जितने भी चाइल्ड होंगे ना वो इक्वल होंगे लास्ट में। जो एक होती है मेन नोड, एक लाइन खींच लेता हूँ, एक रूट नोड होती है, फिर होती है इंटरमीडिएट नोड, ये वाली होती है इंटरमीडिएट नोड, और देन होती हैं इनकी लीफ नोड, इनकी लीफ नोड, ये वाली होती है इनकी लीफ नोड, ठीक है। एक ये नोड होती है, एक ये नोड होती है, एक ये होती है, एक ये होती है, ये होती है लीफ नोड, इनके चाइल्ड नहीं होते लीफ नोड के। तो जो रूट नोड होती है ना, ये बना रहा हूँ मैं एक सिंपल ट्री, ध्यान सुनना अब इस चीज को, अब यहाँ चीजें क्लियर होने लगेंगी तुम्हें बी ट्री की। अब देखो इसके हैं 2 चाइल्ड, और इन दो दोनों चाइल्ड के क्या है, 2-2 चाइल्ड हैं, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया इसके यहाँ पे 3 है, इसके यहाँ पे 3 है, और इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, 1 और 1 का है। मतलब भैया इसके जो 2 इसके चाइल्ड कितने हैं, इसके हैं 2 चाइल्ड, है ना, 1 और 2। पर अब इसके आगे जो सब चाइल्ड निकल रहे हैं ना वो 4 निकल रहे हैं इस लेवल पे। तो मेरे को ऐसा कुछ बैलेंस बनाना पड़ेगा, इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, ऐसे कुछ बैलेंस कर दो कि सबका जो लेवल है ना वो इक्वल रहे। इसके भी 2 रहें चाइल्ड, इसके भी 2 रहें चाइल्ड, इसके भी 2 रहें चाइल्ड, और इस तरीके से बैलेंस करना है कि जो रूट नोड के लेफ्ट में राइट में जाएगा वो तो सारा ग्रेटर मामला जाएगा, वो सारा जाएगा ग्रेटर मामला, और लेफ्ट में जाएगा वो जाएगा सारा स्मॉलर मामला, स्मॉलर मामला। तो ये इस चीज़ का हमें खासकर ध्यान रखना है कि रूट नोड के राइट में ग्रेट मामला जाएगा और लेफ्ट में स्मॉल मामला जाएगा, ठीक है। ऐसे करके बी ट्री बना है। बी ट्री की वीडियो ना एक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो मेरे को सही लगेगी, तुम्हें ये पढ़नी चाहिए 20 मिनट की, ठीक है। इंटरनल के हिसाब से देख रहे हो तो ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, और यही सेम चीज़ ये स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्ट करना है, ये सेम चीज़ उतारा ना इंटरनल में, नंबर तब भी मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन कभी भी ये जनवरी फरवरी वाले नहीं आते हैं एक्सटर्नल में, वहाँ हमेशा नंबर्स का गेम होगा। वहाँ नंबर्स में तुम बता पाओगे कौन सा नंबर ग्रेटर देन है और कौन सा नंबर लेस देन है। इस क्वेश्चन के पीछे मत पड़ना, ये तुम्हें कहीं इंटरनेट पर कभी भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा ये,
गूगल की वेबसाइट पे चल जाओ, यूट्यूब के किसी वीडियो में चल जाओ, ये क्वेश्चन कवर नहीं कराया हुआ अप्रैल, जनवरी, फरवरी ये वाला, ठीक है। तो नॉर्मली वहाँ मिलेंगे तुम्हें नंबर्स के क्वेश्चन कि बी ट्री बनाओ नंबर से। तो नंबर से बनाना मैं तुम्हें एक वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अपने आप में 20 मिनट का टॉपिक है, तो उस पर टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब हैशिंग एंड वेरियस हैशिंग टेक्निक्स इन डिटेल्स। ओके, हैशिंग क्या होता है, देखो साफ सीधी बात है, एक प्रोसेस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का यूनिकली। अच्छा, कहने का मतलब क्या है, सिंपल एक एग्जांपल देके बताता हूँ ओरिजिनल डाटा के साथ। ओरिजिनल डाटा के साथ एग्जांपल कैसे, मान लो कि तुम्हारे पास ना वैल्यूज है डाटाबेस से जो कि है 52, 52, 31, है ना, 47 और 56, 56, ये तुम्हारे पास वैल्यूज आई। तुम्हें इनको एक स्टोर कराना है किसी जगह पे, तो इसे कहते हैं हम हैश टेबल। जहाँ हम स्टोर कराते हैं ना, इसे कह रहा हूँ मैं हैश टेबल। अब मैं हैशिंग लगाऊंगा, हैशिंग के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट जो कॉमन फॉर्मूला ये है कि इसको ना डिवाइड मॉड्यूलस कर दो 10 के साथ। मॉड्यूलस का मतलब रिमाइंडर जो बचेगा, इसका रिमाइंडर आया 2, 5 10 या 50, क्या बचा, 2 बचा। जो ये 2 रिमाइंडर आया ना, तो 2 पोजीशन पे, ये है 0 पोजीशन, ये है 1 पोजीशन, ये है 2 पोजीशन, 2 पोजीशन पे आके 52 को डाल दो। ओके भैया, सही है, समझ गया। 31 है, 31 को मॉड्यूलस करूंगा 10 के साथ, क्या आया, 1, 1 आया ना। तो 1 के जैसे आया तो मैंने डाल दिया 31 को यहाँ, 31 को मैंने डाल दिया यहाँ। ओके, 52 पे डाल गया 37, 47 को मॉड्यूलस करूंगा मैं 10 से, क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये था 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, 7 पे क्या डल जाएगा भैया, 47 डल जाएगा, है ना। 56 को मॉड्यूलस करूंगा 10 से, क्या आएगा भैया, आएगा 6, तो 6 पे डल जाएगा 56, यहाँ पे डल गया 56। हमने हमारा डाटा एक हैशिंग टेबल में डाल दिया है। क्या ये सही है, हाँ भैया सही है। यहाँ एक दिक्कत है, क्या, अब मैं यहाँ डाल देता हूँ भैया 32, 32 को अगर मैं मॉड्यूलस करूंगा 10 से, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2। बट यार 2 तो 52 का भी आंसर आया था, तो क्या अब मैं इसको हटा दूं वैल्यू को और यहाँ क्या डाल दूं 32। बट अगर मेरे को 52 वैल्यू चाहिए तो कहाँ जाऊंगा, इसको हम कहते हैं कोलिजन। मतलब दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाए तो क्या करें, इसको कहते हैं कोलिजन। कोलिजन हमारे अभी यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ। तो हैशिंग क्या है, हैशिंग है कि इसको ना सही तरीके से स्टोर करने का तरीका। एक वैल्यू आई, वैल्यू को मैं किस तरीके से एक हैश टेबल में या एक डाटाबेस में स्टोर कर रहा हूँ, उस तरीके को मैं क्या कह रहा हूँ, हैशिंग कह रहा हूँ। ओके भैया, ये यही कह रही है लाइन, हाँ भैया ये जो डेफिनेशन है ये यही कह रही है। करेक्टरिस्टिक क्या है गुड हैश फंक्शन की, पहली बात वो अक्रोस करता है हैश टेबल को, अवॉइड क्लस्टरिंग। मतलब क्लस्टरिंग का मतलब है दो तीन सेम डाटा की अगर वैल्यू आए तो उनको सही तरीके से मैनिपुलेट कर सके, जैसे हमारे केस में था 52 और 32 दोनों का रिमाइंडर 2 था, ठीक है, कोलिजन से बचा सके। ऑलवेज ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम हैश कोड फॉर द सेम इनपुट। मान लो, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो 52 मैंने डाला, उसका आया 2 हैश कोड। अगर मैं वापस से 52 डालता हूँ तो उसका 4 नहीं आना चाहिए मेरे भाई, उसका आना 2 ही चाहिए। ये कह रहा है ये लाइन। ओके, लो कोलिजन प्रोबेबिलिटी मिनिमाइज द चांसेस ऑफ द टू डिफरेंट इनपुट जनरेशन ऑन द सेम हैश कोड। भैया 32 और 52 दे दो तो 2 ही आउटपुट ना दे, वो इस चक्कर में वो कह रहा है, ठीक है। वेरियस टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कॉमन हैशिंग टेक्निक्स। ये यूनिट 6 में हमें मिलेंगे, ये रहा टाइप्स ऑफ हैशिंग फंक्शन, ये पीडीएफ में तुम्हें दे दूंगा। पहला आता है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड को हम यहीं से पढ़ते हैं मेरी वाली पीडीएफ से। डिवीजन मेथड क्या कहता है, द डिवीजन मेथड इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द की बाय द प्राइम नंबर, कोई भी एक प्राइम नंबर है उसके साथ डिवाइड कर दो, एंड बाय यूजिंग द रिमाइंडर एज द हैश वैल्यू। अब ध्यान सुनना एक चीज, यहाँ पे जो है ना हमने 10 के साथ जो मॉड्यूलस करके निकाला, ये है डिवीजन मेथड। ये जो अभी हमने मेथड यहाँ करके निकाला ना, 52 मॉड्यूलस 10 ना, 31 मॉड्यूलस 10, 47 मॉड्यूलस 10, 56 मॉड्यूलस 10, ये जितना भी था, ये क्या था, ये टेक्निक है। अच्छा भैया ये टेक्निक है, कौन सी, ये है भैया डिवीजन टेक्निक। जो भी पहला पॉइंट है ये कि कोई भी वैल्यू है उसको किसी प्राइम नंबर के साथ मॉड्यूलस कर दो और जो बचेगा रिमाइंडर आएगा उस जगह पे जाके उस वैल्यू को स्टोर कर दो। 36 का अगर मैं हैश निकालता हूँ डिवीजन से, तो क्या आएगा, 36 मॉड्यूलस 10, 6, 42 का निकालता हूँ तो आएगा 2, ऐसे ही करके आएगा। मैनिपुलेटिंग मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन मेथड इस पीडीएफ से आगे पढ़ूंगा, ज्यादा तुम्हें समझ आएगा। इन द मल्टीप्लिकेशन मेथड एक कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जो कि 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, is used to multiply the key. The fractional part of the product is then multiplied by m to get the hash value. अब यहाँ समझते हैं, एक हैश की है मान लो 52 है। अब तुम्हें क्या करना है, इसका एग्जांपल लेना है, जैसे
ये मान लो मैंने एक नंबर मान लिया 0 से 1 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर तुम ले सकते हो, ठीक है? और टेबल का साइज है मान लो 10, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, 25 मेरे को की दे रखा है, इसका हैश करना है। करते कैसे हैं, करते ऐसे हैं मल्टीप्लीकेशन में कि 10 की मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी टेबल का साइज है उसकी मल्टीप्लाई कर दो किससे, 25 क्या है यहाँ पे की है, 10 10 की मल्टीप्लाई कर दो किससे, 25 जो कि है की हमारी, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से और मॉड्यूलस कर दो 1 के साथ। ये फॉर्मूला है बेसिकली कि जो भी एक रैंडम नंबर ले लो 0 से लेके 1 के बीच में, कोई भी 0, 6, 1, 0, 8, 3 जो भी नंबर लेना है तुम्हें ले लो, उसकी मॉड्यूलस कर दो 1 से, ठीक है? उसका मल्टीप्लाई कर दो जो भी तुम्हारी की है उससे, की से मल्टीप्लाई करना है, उसकी मल्टीप्लाई कर दो तुम साइज ऑफ द टेबल से और उसका फिर फ्लोर डिवीजन निकाल लो। वो हमेशा एक यूनिक नंबर आएगा हैश टेबल का। मिड स्क्वायर मेथड क्या कहता है? मिड स्क्वायर मेथड ये कहता है जो भी तुम्हारे पास की है, मान लो 25 की है, उसका स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर 625, और जो उसकी मिडिल वैल्यू है ना 2, टेकिंग द मिडिल डिजिट, और उसको क्या करो फिर तुम डिवाइड द हैश, देखो टेबल साइज है 10, है ना? टेक द मिडल डिजिट जो कि है थी 2, उसको डिवाइड कर दो, द हैश इज 2 और 5 डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द टेबल। भैया ये रहा 2, और मतलब ये रहा 6, देखो 25 था, 25 का मैंने स्क्वायर करा, क्या होगा 625, 625 का मैंने मिड वैल्यू निकाल ली, क्या है 2 है, 625 की मिड वैल्यू क्या है 2 है, 2 को मैंने साइज ऑफ द टेबल से डिवाइड कर दिया और जो भी आएगा उसको मैंने टेबल का साइज पे डिपेंड कर दिया। 2 पे आया तो मैं 2 पे भी स्टोर करा सकता हूँ, हाँ 2 पे स्टोर करा सकता हूँ, इसलिए हाँ इसलिए लिखा है यहाँ पे 2 और 5 कि जो मिड वैल्यू है ना उसको डिवाइड करो किससे, साइज ऑफ द टेबल से। साइज ऑफ द टेबल को 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा या तो उस पोजीशन पे सेव कर लो, वहां सेव नहीं करना चाहते तो जो मिड वैल्यू है वहां सेव कर लो, ठीक है? फ्लो फोल्डिंग मेथड क्या होता है? फोल्डिंग मेथड बहुत ईजी है। मान लो एक 9 नंबर की है तो उसको ना पार्टों में डिवाइड कर लो, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सबको प्लस कर दो। प्लस करने के बाद क्या करो, इनका मॉड्यूलस निकाल लो, जो भी मॉड्यूलस आएगा, ठीक है? पहले तो इन सबको प्लस कर लिया तो आ गया 1, 3, 6, 8, इफ दैट टेबल साइज इज 10 तो मॉड्यूलस कर दो 10 के साथ, और जो भी आता है उसको क्या करो उस पोजीशन पे जाके प्लेस कर दो। ये बहुत अच्छा मेथड है। और एक होता है यूनिवर्सल हैशिंग। यूनिवर्सल हैशिंग मतलब ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे हैशिंग के फंक्शन है जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, तुम्हें खुद दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कौन सा फंक्शन में बनाऊं, क्या यूज करूं, वहां जाओ उठाओ यूज करो, वो है यूनिवर्सल हैशिंग। इतना क्लियर है? आगे चलें, आगे आता है व्हाट इज सॉर्टिंग और एक्सप्लेन द सिलेक्शन सॉर्ट। सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग होता है कोई भी तुम्हें डाटा दे रखा है रैंडमली, कोई भी डाटा, कौन सा डाटा भैया, मान लो दे रखा है तुम्हें 2, 8, 3, 7, 6, आगे 9, ये तुम्हें डाटा दे रखा है। इसको मैं दो तरीके से सॉर्ट कर सकता हूँ, पहला 2, 3, है ना, फिर 6, 7, 8, 9, एक तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या, 9, 8, 7, 6 और 3 और 2। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तुम किसी भी चीज को अरेंज कर सकते हो, कोई भी नंबर है, कोई भी अल्फाबेट है, उन सबको। तो वो होती है हमारी sorting टेक्निक। सो ये sorting बेसिकली वही होती है। sorting is the process of arranging element in a specific order, usually in ascending or descending order. Sorting is fundamental in computer science because it help in organized data. इतनी बात तो यार सबको क्लियर है, ठीक है? देयर आर मैनी टाइप ऑफ sorting एल्गोरिदम इंक्लूडिंग सिलेक्शन सॉर्ट है, वोबल सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, हमारे सिलेबस में भी है सारी की सारी, और बहुत सारी हैं, है ना? और ईच ऑफ इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सुटेबल ऑफ द डिफरेंट सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन को लेके हम कोई भी यूज कर सकते हैं सॉर्टिंग टेक्निक, बट हमें यहाँ पे पूछा है सिलेक्शन सॉर्ट को, तो मैं वही एक्सप्लेन करूंगा। सिंपल कंपैरिजन बेस्ड है sorting algorithm that work dividing the array into sorted और unsorted पार्ट। मान लो ये एक एरे है, ये एक एरे है, ये एग्जांपल ले रखा है, मैं यहाँ जाता हूँ टीएल ड्रो पे और इस एग्जांपल के साथ तुम्हें बताता हूँ। पहले तो इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेंगे ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे। ये एक एरे है, सिंपल चीज मानो ये एक एरे है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहला वर्ड उठाता हूँ, ठीक है? पहला वर्ड उठाता हूँ और मैं उस वर्ड को ना क्या करता हूँ, देखता हूँ क्या ये इससे छोटा है, नहीं है भैया छोटा, ये इससे बड़ा है, तो इसको स्वैप कर दूंगा। तो मैं लिख दूंगा 10 पहले लिख दूँ, 10 क्या करूंगा, मैं मान के चलूंगा 10 पहले लिख दूंगा, 29 बाद में लिख दूंगा, 14 उसके बाद लिख दूंगा, और उसके बाद लिख दूंगा 37, उसके बाद लिख दूंगा 13, ठीक है?
अब मैं देखो ध्यान सुनना इस चीज को, ये वाला जो पार्ट है ना अभी ये 13 है, लास्ट वाला थोड़ा अजीब बन गया 13, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट जो है ना 10 तक ये सॉर्टेड है पार्ट, और ये जितना भी है ना ये सारा अनसॉर्टेड है। ध्यान से देख लो 10 सबसे छोटा है, सबसे आगे आ गया, और 29 बड़ा है, 14 में बड़ा है 10 से, 13 भी, 37 भी और 13 भी सारे बड़े हैं, तो ये सारे लास्ट में आ गए। अब मैं इनमें से फाइंड करूंगा कौन सा छोटा है, इसको पकड़ के देखूंगा इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, कौन सा छोटा है, 13 है भैया छोटा सबसे, उसको आगे ले आऊंगा। क्या करूंगा, 10 कर दूंगा, 13 कर दूंगा, फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा भैया 14 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 37, और फिर हो जाएगा 29। अब कहोगे भैया क्यों हो जाएगा 37 और 29, क्योंकि 13 आया है और किसकी जगह आया है 29 की, तो 29 चला गया 13 की जगह, तो मैंने यही करा 39 को 29 की जगह लिख दिया और 29 को 13 की जगह लिख दिया, ठीक है। और बाकी ये दोनों वैल्यू सेम है। अब ध्यान से देखो तो ये पार्ट ये सॉर्टेड हो चुका है, देखा जाए तो ये भी हो चुका है, पर अभी हमने इसको कंपेयर नहीं किया है, और ये पार्ट मैं मान के चल रहा हूँ ये अनसॉर्टेड है। वापस कंपैरिजन होगा, अब कंपैरिजन के अंदर ये वाला पार्ट भी सॉर्टेड आ चुका है, फिर अब वापस कंपैरिजन होगा तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगी वैल्यू। अब हो जाएगा 10, 13, 14, 29 और 37, 29 और 37। अब मैं ये कह सकता हूँ ये सारा पार्ट जो है ये सॉर्टेड है। तो ये मैंने कैसे करा, ये कैसे करा, एक वैल्यू मैंने पकड़ ली, उसको मैंने सारे एरे में कंपेयर करा और उस छोटी वैल्यू को लाके आगे रख दिया, आगे रख दिया तो वो हो गया सॉर्ट, यानी कि ये वाला पार्ट हो गया सॉर्ट और पीछे वाला जो पार्ट है वो अनसॉर्ट रह गया। तो इसके अंदर से अब एक वैल्यू पकड़ूंगा, उसको पूरे जाऊंगा, सॉर्ट करके लेके आऊंगा, वो सारा हो गया सॉर्टिंग। ये जो मामला है ये है सिलेक्शन सॉर्ट का। आई होप से यार जितना भी अभी तक पढ़ा है सारा का सारा कवर हो चुका है तुम्हें, ठीक है। उसके आगे आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तुम्हारे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे कवर हो चुके हैं, इनके प्रोग्राम रह रहे हैं, आई नो दैट, इनके सारे प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे, डिफाइन करना हमें स्टैक, स्टैक होता क्या, एक्सप्लेन वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन स्टैक, और इम्प्लीमेंट करना स्टैक। इम्प्लीमेंट करना स्टैक यानी कि स्टैक का एक प्रोग्राम होगा, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन का ये रहा प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम ये रहा, इसको समझा दूंगा अच्छे से, अभी भड़क मत लो। अभी हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। डिफाइन स्टैक, स्टैक क्या होता है, स्टैक देखो स्टैक होता है एक डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ क्या है, डाटा को स्टोर करने का तरीका। एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है दैट फॉलो लिफो रूल। लिफो रूल क्या होता है, लिफो रूल ये होता है कि एक मान लो ये है स्टैक, लिफो रूल ये होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। मान लो इसके अंदर मैंने एक चीज डाली जो कि है 5, फिर एक और चीज डाली 6, ठीक है, फिर एक और चीज डाली 7, फिर एक, बस इतने डाली, 5 6 7 डाली, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस चीज को याद रखना। लास्ट इन सबसे लास्ट में कौन अंदर आया, 7, तो कहने का मतलब है जो सबसे लास्ट में अंदर आया ना वो सबसे पहले निकलेगा फर्स्ट आउट। लास्ट इन 7 आया सबसे पहले लास्ट में, तो सबसे पहले वही जाएगा, क्योंकि एक ही तरफ से खुला हुआ है। देखो डालना भी यहीं से है, निकालना भी यहीं से है, तो अगर हमें 5 निकालना है ना उसके लिए हमें 7 भी निकालना पड़ेगा, 6 भी निकालना पड़ेगा, 5 भी निकालना पड़ेगा, फिर हमें 6 और 7 वापस डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्टैक। की फीचर क्या होते हैं भैया, पहले तो ये लीफो रूल को फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट को। फिर क्या होता है, सिंगल एक्सेस पॉइंट, एक ही जगह से एक्सेस हो सकता है, वो ऑपरेशन पुश पॉप पीक एक ही जगह से होंगे, ओके। और बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं स्टैक के अंदर, पुश, कोई भी एलिमेंट को ऐड करने को पुश कहते हैं, पॉप क्या होता है कोई भी एलिमेंट को डिलीट करने को या रिमूव करने को पॉप कहते हैं, पीक, पीक मतलब स्टैक के टॉप पे, टॉप मतलब यहाँ जो ये 7 है ना इस टाइम यहाँ स्टैक का टॉप है, टॉप पे कौन बैठा है वो देख सकते हैं, और इज एम्प्टी क्या स्टैक खाली है, इज फुल क्या स्टैक भरा हुआ है ये देख सकते हैं। अब देखो ये कैसे परफॉर्म होता है ना ऑपरेशन, उसकी एल्गोरिदम लिखी हुई है, एल्गोरिदम मैं तुम बता देता हूँ ऊपर ऊपर से। पुश का मतलब है, देखो पुश हम तभी कर सकते हैं स्टैक के अंदर जब वो भरा हुआ ना हो। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, चेक इफ द स्टैक इज फुल, अगर फुल है तो भैया कंडीशन है ओवरफ्लो, एरर दे दो, नहीं है तो टॉप की वैल्यू बढ़ा के और वहां पे वो वाली वैल्यू डाल दो जो पुश करी गई है। पोप के अंदर क्या होता है, पोप, पोप हम ये देखते हैं कि अगर स्टैक खाली है तो उससे क्या निकालोगे, जब तुम्हारे पास पैसा है ही नहीं तो तुम पैसा कहीं कहाँ लगाओगे, दोगे ही नहीं ना। तो बात वही है कि स्टैक अगर खाली है एम्प्टी है तो उससे क्या निकाल लोगे तुम। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि स्टैक खाली है और उससे निकाला जा रहा है तो हम कंडीशन देंगे अंडरफ्लो की, और अंडरफ्लो के कंडीशन के बाद हम क्या करेंगे, अगर स्टैक के अंदर कुछ मसाला ऑलरेडी है 1 2 3 कोई ऐसी डिजिट है तो हम क्या करेंगे, टॉप की वैल्यू घटाएंगे और बात खत्म कर देंगे, जो ऊपर की वैल्यू है पड़ी रहे। पीक क्या होता है, जो स्टैक की जो टॉप वैल्यू है ना उसको हम रिटर्न करते हैं, गेट द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। जैसे हमारे इस केस में 7 टॉप पे था तो उसको उठा के हम दे देंगे यूजर को, भैया 7 है स्टैक के टॉप पे, ठीक है। ये देखिए
बात खत्म कर देंगे। इज एम्प्टी बताएंगे स्टैक खाली है नहीं है। इज फुल हम बताएंगे स्टैक भरा हुआ है या नहीं है। प्रोग्राम बनाएंगे इसका वीएस कोड के अंदर बना हुआ है वैसे तो, मैं तुम्हें समझा दूंगा। एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है इस गिवन डाटा के साथ, और उसका क्या बताना, ऑल्सो ट्रैवर्स द ट्री इन प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। ओके, देखो सबसे पहले तो बाइनरी सर्च ट्री होता क्या तुम्हें ये पता होना चाहिए। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर क्या होता है, जो वैल्यू है वो लेस देन नोड की होती है लेफ्ट में। ये वही बात है कि ट्री के लेफ्ट में सारी स्मॉलर वैल्यूज आएंगी, ट्री के राइट के अंदर सारी की सारी लार्जर वैल्यू आएंगी। और हमारे पास ये डाटा दे रखा है, इसके हमें साथ हमें ट्री बनाना है। ठीक है, और ये हमारा को जो डाटा दे रखा है ना, वी विल इंसर्ट ईच वैल्यू इन बीटीएस वन बाय वन। पहले तो हमने 14 डाला, वो बना दिया हमने रूट नोड। फिर हमने 15 डाला जो कि 14 से बड़ा है तो वो जाएगा राइट में। 4 डाला जो कि 14 से लेस है तो वो जाएगा लेफ्ट में। ऐसे कर करके हमने एक ट्री बनाया। छोटा सा एक ट्री यहीं बना के दिखाता हूँ मैं तुम्हें। मान लो यही बना देता हूँ छोटा सा। फर्स्ट है 14, तो 14 होगी भैया रूट नोड। ठीक है, मैंने देखा नहीं है अभी क्या ट्री बना है। उसके बाद इंसर्ट करना है 15, 15 बड़ा है तो यहाँ जाएगा भैया, 15 बड़ा है। 4 क्या है, 4 छोटा है 14 से तो यहाँ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद 9, 9 क्या है, 14 से छोटा है पर 4 से बड़ा है तो यहाँ जाएगा 9। ठीक है, इसके राइट में 7, 7 क्या है, 14 से छोटा है पर 4 से बड़ा है, और फिर क्या है 9 से क्या है छोटा है, यहाँ जाएगा 7। ऐसे करके बनेगा वो। ठीक है, ये हो गया। अब आ गया 18, 18 क्या है, 14 से बड़ा है, 15 से क्या है, 15 से बड़ा है तो यहाँ आ गया 18। ऐसे करके कुछ ग्राफ बनेगा। लेट चेकस क्या ग्राफ बनता है। और ये बन रहा है भैया तुम्हारे पास ग्राफ। कहा था ना ये वाला बन रहा था हमारा भी, 14, 4, 15, 18 आ गया था। 4 के बाद 9 आ गया था, 9 के बाद 7 आ गया था। यही हमारा ग्राफ बन रहा था, पूरा पूरा रेडी हो जाता हमारा ग्राफ भी। ऐसे ही कुछ ग्राफ बनेगा तुम्हारा भी जब तुम ये सारा इंसर्ट कर दोगे मामला। अब इसका क्या करना है हमें, प्री ऑर्डर वगैरह निकालना है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और वो सब। विजिट द रूट नोड फर्स्ट, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं प्री ऑर्डर। रूट नोड क्या है हमारी 14, 14 पे हम गए। और ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन प्री ऑर्डर, ट्रैवर्स द राइट सब ट्री। देखो 14 से हम गए 4 पे, लेफ्ट सब ट्री 14 से 4 पे गए हम। तो हमने क्या लिखा, पहले लिखा 14 फिर लिखा 4। उसके बाद हम कहाँ गए, 3 पे गए। 3 पे जाने के बाद हम लिख दिया 3। फिर हम कहाँ गए, 5 पे, 5 लिख दिया। फिर हम 5 से जाने के बाद ना यहाँ गए। देखना, ध्यान सुनना इस चीज को, कंफ्यूज हो जाओगे तुम। 14 था, 14 से हम चले, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हाँ हो गया छोटा। और अब सही है। 14 से चले, 4 पे गए, 3 पे गए, 5 पे गए। 5 से जाने के बाद हम गए यहाँ से घूमते हुए 9 पे, फिर 7 पे, फिर घूमते हुए गए हम यहाँ, और फिर 15, 18, 16 और 20। ऐसे करके गए हैं हम। ठीक है, पहले गए हम 14 पे, 14 के बाद 4 पे, 14, 4, 3, 5, 9, 7, 15, 18, 16, 20। जिस जिस नोड पे जाते जा रहे हैं उसका नाम लिखते जा रहे हैं। अच्छा भैया, क्या यही आंसर है? हाँ भैया यही आंसर है। एक बार जरा दिखा दो, ये रहा। 14, 4, 3, 5, 9, 7, 14, 18, 16, 20, यही आया बिल्कुल सेम। ठीक है, इन ऑर्डर क्या होता है, इन ऑर्डर होता है जो हमने ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन ऑर्डर, विजिट द रूट नोड, देन राइट। ओके, इसको समझो पहले। इन ऑर्डर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक तुम्हें ट्रिक और बताता हूँ कि इन सब के ऊपर ना गोला लगा लो। गोला लगाने से क्या होगा भैया, गोला लगाने से बेड़ा पार थोड़ी होगा। इन सब के ऊपर गोला लगा लो। ओके, गोला लगा लेते हैं। गोला लगाने से एक फायदा होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या फायदा होगा। मैं तुम्हें एक एक चीज बताऊंगा। यहाँ पे भी गोला, यहाँ पे भी गोला। अगर तुम्हें इन ऑर्डर निकालना है तो भैया यहाँ पे डंडियां लगा दो, डंडियां लगा दो बस नीचे की तरफ। ओके, डंडियां लगा दी भैया, लगा दी, लगा दी, लगा दी, लगा दी, लगा दी, सारी डंडियां लगा दी। इन ऑर्डर निकालना है, रूट से चलो। 4 से चले, 14 से चले, 4, 3, सब करते करते पहली जो नोड कटेगी वो क्या कटेगी, 3 की कटेगी। सबसे पहली 3 की कटेगी, फिर 5 की कटेगी, फिर 4 की कटेगी। ऐसे मिड वाली ये जो डंडियां है ना काटते जाओ। ये काटते काटते जो तुम्हारे पास आंसर आएगा ना, वो तुम्हारा होगा इन ऑर्डर। डंडियां बीच में लगानी है, याद रखना, डंडियां बीच में लगानी है। 3 था ना, पहले 3 की कटी, फिर 4 की कटी, फिर 5 की कटी, इन ऑर्डर आ गया। अगर तुम डंडियां कहाँ लगा दो, अगर भैया तुम डंडियां लगा दो, कहाँ लगा दो, अगर भैया तुम लगा दो लेफ्ट में डंडियां, तो ये बन जाएगा
प्री ऑर्डर। अगर तुम डंडियां लगा दो राइट में और फिर यहीं से रूट नोड से काटना चालू करो तो ये बन जाएगा पोस्ट ऑर्डर। डंडियां लगानी है, कुछ नहीं करना। पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर एक सेकंड सेकंड में निकलेगा। ठीक है, इसकी अगर तुम्हें डिटेल वीडियो जाननी है तो एक और वीडियो में मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हो। ड्रॉ बाइनरी ट्री यूजिंग द फ्लोइंग डाटा। प्री ऑर्डर इन ऑर्डर दे रखा है, प्री ऑर्डर दे रखा है। अब तुम्हें क्या करना है, बाइनरी ट्री बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं पहले पे। इन ऑर्डर दे रखा है और प्री ऑर्डर दे रखा है। प्री ऑर्डर की ना एक चीज होती है, वो यहाँ लिख देता हूँ मैं। प्री ऑर्डर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले होता है रूट, फिर होता है लेफ्ट, लेफ्ट और फिर होता है राइट। रूट लेफ्ट राइट। ठीक है, ये होता है रूट, ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट। तो ये जो एफ है ना, ये हमारा क्या है, ये रूट है। ध्यान सुनना, ये क्या है, रूट है। तो अब हमें पता है कि ये रूट है। क्या पता है हमें, ये रूट नोड है, मतलब ये जो गोले में जो सबसे पहले वैल्यू आएगी ना वो एफ है। ठीक है, और हमने इन ऑर्डर देखा कि इन ऑर्डर में एफ ही रहा। तो इसके जो राइट में वैल्यू होंगी वो तो होंगी राइट सब ट्री की। राइट वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू होंगी राइट सब ट्री की, और ये वाली होंगी लेफ्ट सब ट्री की, और ये होगा रूट नोड। ठीक है, तो कुल मिला के ये लिख रखा है द फर्स्ट एलिमेंट इन द प्री ऑर्डर इज एफ, सो एफ इज द रूट। रूट है भैया, ये समझ आ गया। तो हम क्या करेंगे, एफ से स्प्लिट कर लेंगे, लेफ्ट सब ट्री अलग निकाल लेंगे, राइट अलग निकाल लेंगे। ओके, निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे भैया, उसके बाद बहुत ही सिंपल है। नाउ मूव टू द एफ। पहले कहाँ जाएंगे हम, प्री ऑर्डर पे जाएंगे। देखो ध्यान सुनना, हम एफ पे गए, एफ से हमने यहाँ देखा, यहाँ जाने के बाद ये हमने निकाली, ये लेफ्ट सब ट्री है, ये राइट सब ट्री। उसके बाद आता है ए, निकाल लिया हमने ए। ए ये रहा। ए के जो लेफ्ट में वो लेफ्ट सब ट्री है, ए के लेफ्ट में ई ही है, बस खाली ए की वर्ड। तो वो है हमारा, ये रहा लेफ्ट सब ट्री में आ गया ई। और राइट सब ट्री के अंदर क्या आ गया, राइट में देखो, राइट के अंदर क्या है, सी और के है। एफ तो रूट नोड है, एफ तो रूट नोड है ना। ए और एफ के बीच में क्या है, और सी और के आता है, सी और के है ना। तो ए के जो चाइल्ड होंगे वो सी और के ही होंगे। तो वो हमें यहाँ से पता चलता है सी और के हैं राइट सब ट्री। अब कौन सा है, ऐसे करते करते हमने एक वो बना दिया ट्री। एफ, एफ के लेफ्ट में है ए, उसके बाद एच, करते करते हमने पूरा ट्री बना दिया। इस चीज को ना, इन सारे के सारे पॉइंट्स को एक एक करके रीड करना, तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी। बी क्या है, एक ट्रैवर्सल है, ट्रैवर्स करना है तुम्हें। इन ऑर्डर ये रहा, पोस्ट ऑर्डर ये रहा, है ना। ये तुम्हें दोनों ट्रैवर्सल दे रखे हैं, वही ऐसे ही करके एक ट्री बनाना है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्सप्लेन बाइनरी सर्च एंड लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च क्या है, लीनियर सर्च क्या है। बाइनरी सर्च बहुत आसान है, सबसे पहले पर हम लीनियर सर्च के बारे में बात करते हैं। लीनियर सर्च क्या है, सिंपल सर्चिंग एल्गोरिदम दैट स्कैन्स ईच एलिमेंट इन द एरे और लिस्ट वन बाय वन अंटिल इट फाइंड द टारगेट। मतलब भैया 2 4 6 8 10 12 है और हमें फाइंड करना है 8 एलिमेंट, तो वो जाएगी यहाँ पे। 2 है 8 नहीं है, 4 है 8 नहीं है, 6 है 8 नहीं है, 8 है 8 हाँ है, 8 है भैया 8। ठीक है, तो इसमें क्या करे, 4 कंपैरिजन करे। ठीक है, और हमें 8 ढूंढ के दे दिया कि थर्ड इंडेक्स पे 8 है ना। इसका प्रोग्राम भी है हमारे पास वीएस कोड में। और उसके बाद बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या है, बाइनरी सर्च क्या है, बहुत एफिशिएंट टेक्निक है बहुत बड़े डाटा के लिए। 2 4 6 8 10 12 है, 8 ढूंढना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको ना यूं समझो, ये रहा, स्टार्ट विद द टू पॉइंटर। एक तो बिगिनिंग में होगा एंड वन इन द एंड, एक लास्ट में होगा। फाइंड द मिडल वैल्यू, एक मिडल वैल्यू ढूंढ लो। एक दो तीन चार पाँच छः, छः का आधा क्या होता है, एक हमने मिडल वैल्यू ढूंढ ली 8। ढूंढ ली कि भैया छः का आधा होता है 3 या 4, कोई एक नंबर लोगे। तो मैंने यहाँ अगर 4 लिया तो डायरेक्ट मिल गई मेरे को वैल्यू मेरी 8। उसको डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, 2 से। बेसिकली जो मिड वैल्यू है उसको डिवाइड कर दूंगा मैं 2 से, जो भी आएगी वो मेरे को मिल जाएगी। तो मेरे को एक ही कंपैरिजन में मामला हो गया मेरा, एक ही कंपैरिजन में मेरे को मामला मिल गया, और वो मेरे को मिल गया 8। इसको तुम पढ़ सकते हो कैसे कैसे मिला, कैसे कैसे मिला का मतलब है, एरे का साइज देखो। एरे का साइज है 2 4 6 8 10 12, यानी 6 साइज है, 6 एलिमेंट है। उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया क्यों, क्योंकि दो ही पॉइंटर हैं, एक स्टार्टिंग में एक एंड में। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया, 6 का आधा होता है 3। मैं देखूंगा 1 2 3 0 1 2 3, 3 इंडेक्स पे क्या ये है 8, हाँ है, मिल गया अवर टारगेट विच इज अवर टारगेट, बात खत्म। ठीक है, write an algorithm to convert this infix to postfix expression that involved in converting the given infix। देखो ये हमारे को एक इनफिक्स दिया हुआ है ना, उसे हमें पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। तो इनफिक्स का एक एक मामला उठाएंगे। पहले तो है दो ब्रैकेट, दो ब्रैकेट के दो ब्रैकेट हमने पुश कर दिए स्टैक के अंदर। उसके बाद आता है ए प्लस बी। ए आया, ए को हमने डाल दिया पोस्ट एक्सप्रेशन में, बी आया, प्लस आया, प्लस को हमने लगा दिया यहाँ स्टैक के अंदर डाल दिया, बी आया, बी को हमने यहाँ डाल दिया।
अब आया पैरेंथेसिस बंद यानी क्लोज पैरेंथेसिस, जो यहाँ जो प्लस है ना, ये वाला ये जो प्लस है इसको हटा के मैंने यहाँ लगा दिया। इसका बेसिक ये है कि अगर ये वाला ब्रैकेट आए ना, सुनो मेरी बात, अगर ये वाला ब्रैकेट आए ना, ओपन ब्रैकेट आए, ओपन राउंड ब्रैकेट आए, तो कुछ मत करो। ठीक है, ओपन राउंड ब्रैकेट आए कुछ मत करो, कोई ऑपरेटर आए कुछ मत करो, डालते रहो। जैसे ही क्लोज ब्रैकेट आ जाए, उसके बीच में जितने ऑपरेटर हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जब तक वो ऑपरेटर बंद नहीं हो जाता ना, तब तक के सारे बाहर निकाल लो, निकाल लिए यहाँ तक। उसके बाद क्या है, एक और बंद हुआ। उसके बाद क्या है, एक मल्टीप्लाई का साइन है, पावर का साइन कहते हैं, वो हमने डाल दिया इधर। फिर सी आया, मैंने सी इधर डाल दिया। फिर क्या आया, फिर आया मेरे पास यहाँ पे ये बंद पैरेंथेसिस, तो मैंने ये निकाल के ये साइन यहाँ डाल दिया। माइनस आया तो माइनस निकाल के मैंने यहाँ डाल दिया अपने स्टैक के अंदर। फिर दो ब्रैकेट आए, मैंने दो ब्रैकेट पुश कर दिया। डी आया, फिर मैंने डी पुश कर दिया। मल्टीप्लाई आया, मैंने मल्टीप्लाई डाल दिया स्टैक के अंदर। ई को मैंने यहाँ पुश कर दिया। अब आया बंद ब्रैकेट, बंद ब्रैकेट के बीच में, ओपन ब्रैकेट और बंद ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई बाहर निकाल लिया। डिवाइड डाला, डिवाइड वो बाहर निकाल लेंगे जब बंद ब्रैकेट आएगा, और जब एम्प्टी हो जाए तो जितना भी माल मसाला अंदर है वो सारा बाहर निकाल लो। ये हमारा बन गया पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। इतना ही था भैया, हाँ इतना ही था, होगी। उसके बाद तो एक लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, व्हाट इज लीनियर और वन वे लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होती है? लिंक लिस्ट समझने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा लिंक लिस्ट का परफॉर्मा। परफॉर्मा क्या होता है? लिंक लिस्ट ऐसी दिखती है कुछ, ये दो पार्टों में डिवाइड होती है। पहले इसके अंदर तो होता है एड्रेस, एड्रेस स्टोर किसका, अगली लिंक लिस्ट का। ये एक और लिंक लिस्ट है, इसका एड्रेस स्टोर होगा इसके अंदर। और यहाँ होगा हमारे पास डाटा, कि 1 2 3 4 न्यूमेरिक वैल्यू या फिर अल्फाबेटिक वैल्यू, वो सारा डाटा यहाँ स्टोर होगा। ठीक है, बस यही परफॉर्म होता है। अगले में एड्रेस होता है, पिछले के अंदर डाटा होता है। ओके भैया, यही है, हाँ यही है यार, यही है। चलो लेट्स एज्यूम, पढ़ते हैं इसको क्या है। A linear over one-way linked list is a data structure which element called nodes are stored memory location that is not continuous. Each nodes contain two part data और next, ये तो मैं बता चुका हूँ, डाटा और नेक्स्ट दो पार्ट होते हैं। और जो आखिरी होता है ना नेक्स्ट, वो नल को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, ऑपरेशन होते हैं इंसर्शन और डिलीशन, हमें करके दिखाना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या रखा है, राइट द फंक्शन एंड algorithm for insertion or deletion in the linked list। ओके, ये हमें करके दिखाना है इंसर्शन और डिलीशन। तो इंसर्शन ये रहे, क्रिएटिंग ए नोड, सबसे पहले हम नोड बनाएंगे, फिर सेट द नेक्स्ट पॉइंटर टू द हेड, और फिर इंसर्ट कैसे करेंगे, इंसर्ट के पूरी पूरी एल्गोरिदम है, इसको जाकर पढ़ना कैसे कैसे इंसर्ट करी है। ठीक है, और डिलीशन की भी है, और प्रोग्राम है वीएस कोड में। देखो ये सारी की सारी पीडीएफ तुम्हारे आगे है। डीएस बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, पूरी डीएस कवर है भाई, बस इतना ही था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो खोल लेता हूँ डिस्कॉर्ड सर्वर हमारा। डिस्कॉर्ड सर्वर खोल लेता हूँ, ओपन, ओपन कर रहा हूँ डिस्कॉर्ड सर्वर। ठीक है, डिस्कॉर्ड सर्वर ओपन हो चुका है। डोंट स्विच करते हैं, और यहाँ आने के बाद एक टेक्स्ट चैनल बनाता हूँ, टेक्स्ट चैनल बनाता हूँ मैं, और डीएस, डीएस इंटरनल, INTERNAL इंटरनल। एक मैंने टेक्स्ट चैनल बना लिया डीएस इंटरनल। मैं जाता हूँ यहाँ पे अपलोड ए फाइल पे क्लिक करता हूँ, और मैं अपलोड ए फाइल पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, आता हूँ यहाँ पे एक फ़ोल्डर मैंने बनाया था जिसका नाम है डीएस इंटरनल यूट्यूब। यहाँ पे सारे प्रोग्राम हैं, जितने प्रोग्राम है ना, ये सारे ये रहे प्रोग्राम, और मैं इन सबको यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, सारे के सारे प्रोग्राम तुम्हारे पास आ चुके हैं, आठों के आठों प्रोग्राम जितने भी आने चाहिए। इन सबको डाउनलोड कर सकते हो पूरी की पूरी फाइल, या फाइल नहीं डाउनलोड करना चाहे तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, और तुम अपने पीसी में रन करके देख सकते हो सारे के सारे प्रोग्राम। एक्सपेंड का बटन है, पूरा का पूरा फाइल देख सकते हो तुम क्या है फाइल के अंदर। और मैं यहाँ पे इंटरनल की पीडीएफ भी डाल देता हूँ। इंटरनल की पीडीएफ डाउनलोड वाले फ़ोल्डर्स में होंगे मेरे, और यहाँ पे एक इंटरनल की पीडीएफ होगी डीएस इंटरनल भाई भव्य शर्मा, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, सिंपल इज़ दैट। लो जी, सारा मामला अब तुम्हारे पास आ चुका है। डिस्कॉर्ड में जाना और जाके इसको पढ़ना भाई, बीच में छोड़ा मत करो पढ़ाई। और कोई भी डाउट हो तो तुम मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो कि भैया इस क्वेश्चन में डाउट आ गया, इस क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो, मैं तो पर्सनली आगे एक्सप्लेन कर दूँ। आज की वीडियो में यार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगली वीडियो का वेट करो, अगले किसी मटेरियल का वेट करो।